गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, आप देख रहे हैं IBC24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की सभी खबरों का पूरा अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। और बस थोड़ी देर में जारी होगा बीजेपी का घोषणा पत्र। पीएम मोदी जारी करेंगे संकल्प पत्र। मोदी की गारंटी विकसित भारत 2047 पर आधारित होगा मैनिफेस्टो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा। खैरागढ़ में विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रत्याशी संतोष पांडे के लिए मांगेंगे वोट। सीएम साय रहेंगे मौजूद। बिलासपुर में कांग्रेस समर्थकों के पीएम को अपशब्द कहने का वीडियो वायरल। पीएम को गाली देने पर हंसते नजर आए कन्हैया कुमार। भदौरा आमसभा के दौरान का बताया जा रहा वीडियो। IBC24 नहीं करता वीडियो की पुष्टि। अंबिकापुर में घर में आग लगने से 3 बच्चों की मौत। आग लगने का कारण अज्ञात। मैनपाट के बरीमा गांव की घटना। बिलासपुर में पिता की हत्या का आरोपी बेटा गिरफ्तार। अवैध संबंध के शक में की थी वारदात। करंट लगाकर उतारा था मौत के घाट। और हेडलाइंस के बाद अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बिलासपुर से आपको बड़ी खबर सबसे पहले दिखाते हैं। कांग्रेस समर्थकों ने पीएम मोदी को अपशब्द कहा और इस दौरान कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार मौके पर मौते। पीएम को गाली देने पर हंसते हुए कन्हैया कुमार यहां पर नजर आए। सोशल मीडिया में ये वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। भदौरा आमसभा के दौरान का ये वीडियो बताया जा रहा है। पीएम मोदी के सवाल पर मीडिया से बात कर रहे थे कन्हैया कुमार। तो तस्वीर आप देखिए और वीडियो एक बार आपको दिखाते भी हैं और सुनाते भी हैं। को आपने जनरल कायर कह दिया, अभी तोता ज्योतिषी बता दिया, रावण कह दिया। मोदी को आपने जनरल कायर कह दिया, अभी तोता ज्योतिषी बता दिया, रावण कह दिया। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र थवैत हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, जिस तरीके से वीडियो हमने देखा, साफ तौर पर कई मायने इसके निकाले जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अभी निश्चित तौर पर सत्ता का संग्राम चल रहा है, लोकसभा चुनाव, और इसको लेकर तमाम जो पार्टियां हैं वो लगातार उनके बयानबाजी जो है वो सामने आ रहे हैं। हमने देखा है लगातार कांग्रेस जो है वो केंद्र सरकार के ऊपर, पीएम मोदी के ऊपर हमलावर है। हालांकि इसी कड़ी में अभी जो सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, बताया जा रहा है ये भदौरा जनसभा के दौरान का है, क्योंकि कल कन्हैया कुमार कांग्रेस के नेता है, उनका बिलासपुर लोकसभा में दौरा था। वहां पर बिलासपुर के साथ ही उन्होंने अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम किए थे। इसी दौरान बताया जा रहा है कि भदौरा में कार्यक्रम के बाद जब कन्हैया कुमार मीडिया से बात कर रहे थे और मीडिया जब पीएम मोदी को लेकर कन्हैया कुमार से सवाल कर रहा था, इसी दौरान उनके समर्थकों ने यहाँ पर पीएम पर अभद्र टिप्पणी की है, गाली गलौज किया है। हालांकि ये वीडियो जो है अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और वीडियो में देखा जा सकता है कि जब इस तरह की टिप्पणी, अभद्र भाषा का प्रयोग हो रहा है, कन्हैया कुमार उस पर हंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो हालांकि इसको लेकर अब निश्चित तौर पर जो पुलिस है वो भी, पुलिस ने भी इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है, प्रशासन ने संज्ञान लिया है। जो जिन्होंने गाली गलौज इस पर किया है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया है पीएम को लेकर, उनकी यहाँ पर पहचान करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। और कहीं ना कहीं पर निश्चित तौर पर जिस तरह से राजनीति में लगातार हमले हो रहे हैं, बयानबाजी हो रहे हैं, उसके बाद जिस तरह से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं। क्योंकि पीएम मोदी को लेकर इस तरह से बोलना, एक पीएम है और उसको लेकर इस तरह से सार्वजनिक मंच से गाली गलौज करना कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। हालांकि कांग्रेस का इसको लेकर अब तक कोई बयान जो है वो सामने नहीं आया है, लेकिन फिलहाल अब जब सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है, पुलिस और प्रशासन ने इसको जरूर गंभीरता से लिया है और पुलिस कोशिश कर रही है कि युवक की पहचान की जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। तो सोशल मीडिया में तो वीडियो के सामने आने के बाद बहुत छिड़ी हुई है जितेंद्र, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी और कांग्रेस में से लेकर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अंबिकापुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं। घर में आग लगने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। घर में सो रही 2 लड़कियां और एक लड़के की मौत हुई है। आग लगने का कारण अज्ञात है। मैनपाट के बरीमा गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक सोनी हमारे साथ जुट के। अभिषेक, कैसे ये हादसा हुआ, कोई जानकारी सामने आई है? देखिए, आग लगने का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जिस तरह से ये हृदय विदारक घटना सामने आई है उससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि
ये जो घर है वो देव प्रसाद नाम के व्यक्ति का है, जो कि मजदूरी करने हुए बाहर पुणे गया हुआ है और उसकी पत्नी सुधनी अपने जो वहां पर बच्चों के साथ रह रही थी। बीती रात जो सुधनी है वो पड़ोस में गई हुई थी और उसके जो 3 बच्चे हैं, गुलाबी 8 साल की, सुषमा 6 साल की, राम प्रसाद नाम का जो बच्चा है वो 4 साल का है, वो उसे घर पर बुलाकर अपने पड़ोस में गई हुई थी। और जब वो वापस लौटी तो देखा कि उसके घर में आग लग चुकी है और आग ज्यादा भीषण थी। आसपास के लोगों ने इसे बुझाने की कोशिश की, पर सारे जो उपाय हैं वो असफल साबित हुए और जब ये आग बुझ पाती तब तक ये हृदय विदारक घटना घट चुकी थी और 3 जो मासूम बच्चे हैं उनकी मौत जलने के कारण हो गई है। फिलहाल जो प्रशासनिक महकमा है, पुलिस की टीम है, वो पहुंची हुई है और आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और ये भी जांच की जा रही है कि जो आग किस कारण से लगा था या कोई आग यहाँ पर लगाया तो नहीं था। तो तमाम बिंदुओं पर जांच की जा रही है और पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची हुई है। अभिषेक, बच्चों की उम्र क्या थी ये भी जानना चाहते हैं आपसे। देखिए, जो बच्चे हैं वो बेहद मासूम हैं। जो गुलाबी नाम की जो बच्ची थी वो इसमें सबसे बड़ी थी, उसकी उम्र 8 साल की थी। सुषमा जिसकी उम्र करीब 6 साल बताई जा रही है और जो राम प्रसाद जो नाम का बच्चा है वो महज 4 साल का है। तो मासूम बच्चों की मौत इस घटना में सामने आई है। बिल्कुल अभिषेक, दिल दहला देने वाली पूरी घटना है, लेकिन सबसे बड़ा जांच का विषय यहाँ पर यही है कि आखिर आग किस वजह से लगी थी। अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बिलासपुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं। पिता की हत्या का आरोपी बेटा गिरफ्तार हुआ है। यहाँ पर रिश्तों को शर्मसार करने वाला ये पूरा मामला है। करंट लगाकर पिता की हत्या की थी। अवैध संबंध के शक में वारदात को अंजाम दिया था। बीते 24 मार्च को ये घटना हुई थी। कोटा पुलिस की ये पूरी कार्रवाई है। तो पिता की हत्या का आरोपी बेटा गिरफ्तार हो चुका है। करंट लगाकर उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था, यानी कि अपने पिता की हत्या की थी। अवैध संबंध के शक में वारदात को अंजाम दिया था, ये बताया जा रहा है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, पूछताछ उससे जारी है और आगे भी कई बड़े खुलासे यहाँ पर हो सकते हैं। साथ ही पुलिस का एक्शन भी इसमें क्या होगा ये भी देखने वाली बात होगी। इधर राजधानी रायपुर में सट्टेबाजी पर पुलिस ने एक्शन लिया है। महावीर नगर निवासी सतोरिया को गिरफ्तार किया गया। लखनऊ व दिल्ली के मैच में सट्टा खिलाते हुए गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से 1 लाख मोबाइल समेत करोड़ों के लेनदेन का हिसाब किताब मिला है। राजेंद्र नगर थाने इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो लगातार पुलिस जो है वो सट्टेबाजी पर नकेल कसते हुए यहाँ पर नजर आ रही है और एक बार फिर से सट्टेबाजी पर पुलिस ने एक्शन लिया है। कब्जे से करोड़ों के लेनदेन का हिसाब किताब यहाँ पर मिला है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में, उससे पूछताछ जारी है। कहां से तार और जुड़े हुए थे, कौन कौन लोग और शामिल थे, इस बात को लेकर के पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है, जिसके बाद एक बड़ी कार्रवाई आगे करे जाने की बात भी पुलिस ने कही है। और धमतरी के नगरी क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के ठीक पहले सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। दोनों ओर से 100 राउंड से ज्यादा की फायरिंग हुई है, जिसमें 2 नक्सली घायल बताए जा रहे हैं। साथ ही डीआरजी और सीआरपीएफ की टीम को मौके पर भारी मात्रा में नक्सली वर्दी सहित दैनिक उपयोगी सामान मिला है। बताया जा रहा है कि बोराई थाना क्षेत्र के एकावरी के जंगल में 20 से 25 नक्सली होने की सूचना पुलिस को मिली थी। सूचना पर डीआरजी और सीआरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची। वहीं सुरक्षा बलों को आते देख नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। दोनों ओर कई घंटों तक फायरिंग हुई है। इस दौरान नक्सली जंगल का आड़ लेकर मौके से भागने में कामयाब रहे, जिसके बाद से टीम ने इलाके में सर्चिंग बढ़ा दी है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि मुठभेड़ में शामिल सभी नक्सली मैनपुर नुआपाड़ा संयुक्त डिवीजन के माओवादी हैं। सूचना अभी तक प्राप्त हो रही है कि कुछ 1 से 2 नक्सली घायल हुए हैं, जिनके खून के धब्बों के निशान वहाँ पर दिख रहे हैं। इसके कहते कुछ हमने नक्सल सामग्री और हथियार भी बरामद किए हैं। हाँ, अभी फोर्स जो है वापस लौटने की प्रक्रिया में है और जब्ती भी कर रहे हैं। इधर सरगुजा जिले के उदयपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सुखरी भंडार स्थित गुफा से अवैध कोयला निकालने के दौरान खदान धंसने का मामला सामने आया है। ग्राम सुखरी भंडार से लगे केरा झरिया गुफा में कोयला निकालने 3 युवक गए थे, जहां खदान धंसने से 3 युवकों में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य युवक बाल बाल बचा है, जिसने खदान से निकलकर अपने परिजनों सहित ग्रामीणों को इसकी सूचना दी। मामले की सूचना मिलते ही उदयपुर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और खदान में दबे दोनों मृतक बुधलाल मंझवार और तिरंगा मंझवार के शव को बाहर निकाला है। वहीं अंबिकापुर एसडीओपी अमित पटेल ने कहा कि ग्रामीणों को कोयला खदान में न जाने की हिदायत भी दी गई है, ताकि भविष्य में कोई और अप्रिय घटना न हो सके।
इसमें भी तिरंगा और बुधलाल जो अंदर गए थे गुफा के, इनकी मृत्यु होने की सूचना मिली है और प्रत्यक्षदर्शी गवाह और लक्ष्मण का बयान और कथन लिया गया है। लोगों से अपील है कि इस प्रकार से असुरक्षित तरीके से ना करें और ये इलीगल है और इस पर जब भी सूचना मिलती कार्रवाई की जाती है माइनिंग डिपार्टमेंट के सामने। इधर सक्ती जिले के जयजयपुर ब्लॉक के धान खरीदी केंद्र कुटरा बोर्ड में 400 क्विंटल धान गायब होने का मामला सामने आया है। समिति प्रभारी ने धान गायब होने का ठिकरा चूहों पर फोड़ दिया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब डीओ कटने के बाद भी मिलर धान कमी होने और धान में कंकड़ होने के चलते उठाव नहीं कर रहे थे। मामले की जांच के लिए विपणन अधिकारी ने सुपरवाइजर कौशल प्रसाद साहू को आदेश दिए हैं। इसके बावजूद सुपरवाइजर जांच करने के बजाय मामले को ठंडे बस्ते में डालते नजर आ रहे हैं। इस बीच खरीदी प्रभारी और सुपरवाइजर पर मिलीभगत के आरोप भी लग रहे हैं। इसके संबंध में कलेक्टर महोदय द्वारा 6 मार्च को एक टीम स्थापित की गई है जो कि जांच दल रहेगा। वहां का भौतिक सत्यापन करके कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तो उसके बेसिस पे कलेक्टर महोदय द्वारा उसका निर्णय लिया जाएगा। तो जो भी उस तहसील में जांच दल में है उनको सूचित कर दिया जाएगा और उनके प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात हम कार्यवाही करेंगे। लगभग 10 से 12-13 हज़ार बोरी पलटी किया गया है। सब कुछ चूहा काट चुका है। जैसे भी हो शासन के निर्देश को पालन करना है तो देख रहे हैं कहीं से भी व्यवस्था हो जाए। घर से तो उतना है नहीं है, लेकिन जैसे भी हो जीरो करने का प्रयास में है, जीरो करेंगे। और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। आज किसी भी वक्त यानी कि बस कुछ ही देर में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होगा। पीएम मोदी चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करेंगे। सुबह 8:30 बजे समय दिया गया था, यानी कि बस कुछ ही देर में दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय से मैनिफेस्टो जारी होगा। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया है, जिसमें जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, कई बड़े नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मोदी की गारंटी और विकसित भारत 2047 पर घोषणा पत्र आधारित होगा। तो इंतजार जो है वो अब खत्म होने वाला है। लगातार बीजेपी ये कहती आ रही है कि सभी वर्गों के लिए कई बड़ी योजनाएं इसमें होंगी, चाहे बात करें महिलाओं की या फिर बात करें युवाओं की, तो सभी के लिए कई बड़ी घोषणाएं होंगी। तो संसद भवन की तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर माल्यार्पण किया जाएगा, जिसके बाद घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। तो इंतजार आज खत्म होने वाला है, क्योंकि आज अंबेडकर जयंती है और इस मौके पर सबसे पहले माल्यार्पण किया जाएगा और इसके बाद जिसका इंतजार है वो इंतजार खत्म किया जाएगा। बीजेपी का घोषणा पत्र, और लगातार बीजेपी ये कहती आ रही है कि सभी वर्गों के लिए कई बड़े ऐलान इसमें होंगे। महिलाओं को भी कई बड़ी योजनाओं की सौगातें यहाँ पर मिलने वाली है और युवा वर्ग को भी ध्यान में रखा जाएगा। बेरोजगारी, महंगाई, सभी बातों को ध्यान में रखकर घोषणा पत्र तैयार किया गया। साथ ही विकसित भारत संकल्प को लेकर के भी घोषणा पत्र यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। तो इंतजार बस कुछ ही देर में खत्म होने वाला है। ये लाइव तस्वीरें IBC 24 की टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। और बीजेपी का घोषणा पत्र, जिसका इंतजार पूरे देश को है, युवाओं को है, महिलाओं को है, सभी वर्गों को है, गरीबों को भी है, वो इंतजार अब सभी का खत्म होने वाला है। तो लोकसभा चुनाव 2024 के ठीक पहले ही अब घोषणा पत्र बीजेपी अपना लॉन्च करने वाली है। और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गज इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो लोकसभा चुनाव में मैच कुछ ही दिन बाकी, और इसी बीच आज बस कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र का नाम संकल्प पत्र दिया है और बीजेपी का घोषणा पत्र बस कुछ ही देर में अब लॉन्च होने वाले। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर पहुंच चुकी है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, सभी पार्टियों ने कमर भी कस ली है। चुनावी मैदान में सभी पार्टियां उतर चुकी है और भारतीय जनता पार्टी आज अपना घोषणा पत्र जारी करके सभी वर्गों को साधने की कोशिश भी करती हुई नजर आएंगी। तो ये लाइव तस्वीरें दिल्ली से आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर पहुंची हुई है और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर की अगर बात करें तो आज
अंबेडकर जयंती है और इस मौके पर राष्ट्रपति यहाँ पर पहुंचे हुए, उपराष्ट्रपति भी उनके साथ यहाँ पर मौजूद है। और सबसे पहले हर साल की तरह ही अंबेडकर जी की जयंती पर यहाँ पर उन्हें नमन किया जा रहा है। अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नजर आई थी और अब इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी माल्यार्पण किया उनकी मूर्ति पर। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये वही तस्वीर है जहां से बीजेपी अपना इस मंच से घोषणा पत्र जारी करने वाली है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार यहां पर किया जा रहा है। अमित शाह यहां पर मौजूद रहेंगे, रक्षा मंत्री भी यहां पर मौजूद रहेंगे बताया जा रहा है। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यहां पर मौजूद रहेंगे। तो दिग्गजों का इंतजार है और बस कुछ ही वक्त और इंतजार के लिए बचे हैं, जिसके बाद बीजेपी अपना घोषणा पत्र, जिसे संकल्प पत्र का नाम दिया गया है, जारी कर देगी। तो दो तस्वीरें बेहद खास हैं आज के लिए, बीजेपी के लिए खास तौर पर, क्योंकि आज बीजेपी अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी। अब बात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ के दौरे की। तो खैरागढ़ में विशाल जनसभा को अमित शाह संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी संतोष पांडे के पक्ष में वो चुनाव प्रचार करेंगे। दोपहर 2 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और रायपुर से खैरागढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे के आसपास खैरागढ़ पहुंचेंगे अमित शाह। दोपहर 2:45 में जनसभा में वो शामिल होंगे। दोपहर 3:40 में महाराष्ट्र के लिए अमित शाह रवाना हो जाएंगे। तो धुआंधार प्रचार प्रसार लगातार जारी है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के नजदीक आते ही पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। और सारंगगढ़ से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं। यहाँ पर चाकू मारकर युवक की हत्या का मामला सामने आ रहा है। शुभम आदित्य नाम के युवक पर हत्या का आरोप है। आरोपी युवक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पान दुकान का संचालक था ये मृतक युवक, ये बताया जा रहा है। रानी लक्ष्मीबाई कॉम्प्लेक्स के सामने की ये पूरी घटना है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मेघनाथ हमारे साथ जुड़ चुके। मेघनाथ, क्या था ये पूरा मामला, क्यों युवक की हत्या की गई चाकू मारकर, कोई जानकारी इस पर? देखिए, मैं आपको बता दूं, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला बनने के बाद लगातार जिले में अपराध का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये 1 महीने के अंदर दूसरी घटना है जिसमें एक चाकू वाले मामला सामने आया है। इससे पहले 1 महीने पूर्व अभिषेक केसरवानी नामक विवाह व्यापारी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी खुलेआम शहर के बीचों बीच। ये दूसरी घटना है। कल रात की तकरीबन 9 बजे ये युवा आरोपी ने जो पान दुकान का संचालक था उसका चाकू मारकर हत्या कर दिया और वहां से फरार हो गया। और ये आपको बता दूं, अभिषेक केसरवानी मामले में जो आरोपी था उसका ये दोस्त बताया जा रहा है। और घटना तकरीबन 9 बजे की बताई जा रही। घटना के बाद पूरे शहर में आक्रोश का माहौल है और व्यापारियों में आक्रोश का माहौल है कि दिन दहाड़े इस तरीके से चाकूबाजी होगी तो कौन इसमें कोई भी व्यापारी सुरक्षित नहीं है करके। मेघनाथ, ये भी जानना चाहते हैं आपसे, आसपास के लोगों ने या परिजनों ने कोई जानकारी दी है कि जो युवक है जिसकी हत्या की गई है उसका किसी से किसी प्रकार का कोई विवाद था? और ये भी आप समझना चाहते हैं कोई फुटेज सामने आया वारदात का? देखिए, जो पुलिस है सारंगगढ़ सिटी कोतवाली पुलिस है वो लगातार जो आसपास के सीसी फुटेज है वो खंगाल रहे हैं। माना ये जा रहा है कि जो पूरी घटना है जो चाकू वारदात की, उस घटना की सीसीटीवी फुटेज मिल सकती है। और दूसरी बात ये बताया जा रहा है कि ये जो मृतक युवक है गोपेश आदित्य और जो आरोपी है एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे और किसी छोटे से मामले को लेकर इन दोनों के बीच में वाद विवाद हुआ था। जिसके बाद जो आरोपी है युवक वो इसके दुकान के पास पहुंचा, पान ठेले के पास, और चाकू से इसके सर पर लगातार सर और पीठ के और सीने पर लगातार 13-14 बार वार किया, जिससे युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जिसे तत्काल उपचार जैसे कि आप बता रहे हैं कि मामूली बात को लेकर के फिलहाल विवाद हुआ था। फुटेज सामने आने के बाद क्या एक्शन लिया जाता है, क्या बातें सामने आती है, इसे लेकर अपडेट आपसे लेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और मेडिकल कॉलेज से अलग होते ही रायगढ़ जिला आपको बता रहे कि अस्पताल में जो रेफर सेंटर बनकर रह गया है। 800 बिस्तरों का सेटअप होने के बाद भी हॉस्पिटल में न सिर्फ जरूरी संसाधन मुहैया हो पाए बल्कि स्वीकृत पदों में से आधे से भी ज्यादा पदों पर डॉक्टरों और कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। जिले में डॉक्टरों, सहायक चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ के 212 पद 2 सालों से खाली पड़े हुए हैं। ऐसे में इलाज के लिए आए मरीजों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है। हालांकि सिविल सर्जन का ये कहना है कि हर महीने कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, इसलिए भी रिक्तियां बढ़ रही हैं। रिक्त पदों की जानकारी शासन को भेजी गई है। आचार संहिता के बाद भर्ती प्रक्रिया की जाएगी। बारे में कम से कम हॉस्पिटल को और स्वास्थ्य मंत्री को तो इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण मूलभूत सुविधा का अगर कोई माना जाए तो हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुविधा को देखा जाता है। अगर वहाँ डॉक्टर्स नहीं हैं, नर्सेज नहीं हैं, तो स्थिति परिस्थिति बहुत
दयनीय हो जाता है। मेडिकल कॉलेज से अलग हुआ है जिला अस्पताल, तो सही बात है कि रिसर्च सेंटर टाइप का बन के रह गया है। अब डॉक्टर्स हैं नहीं, रेडियोलॉजिस्ट जो है जिनकी ज़रूरत रहती है, ग्रामीण तरफ से इतने लोग आते हैं, सब भाई गरीबों के लिए तो एक वही जिला अस्पताल ही है। जिला चिकित्सालय रायगढ़ में चूँकि हर महीना एक कर्मचारी रिटायर होते जा रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा पद की कमी हो गई है। न मेरे पास वार्ड बॉय नहीं है, न मेरे पास ड्रेसर नहीं है। फिर भी मैंने जीवनदीप समिति से कुछ कर्मचारी को अंशकालीन दर पे रख के जो उनसे काम चला रहा हूँ मैं। चुनाव की प्रक्रिया कंप्लीट होगी, भर्ती की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। इधर अंबिकापुर के पीजी कॉलेज परिसर में अंबिकापुर, भाजयुमो और हिंदू संगठन के लोगों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल पीजी कॉलेज के बॉटनिकल गार्डन में किसी ने शिवलिंग को खंडित कर फेंक दिया था। भाजयुमो और हिंदू संगठन के लोगों ने पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर रिजवान उल्लाह से शिकायत कर दोषी पर कार्रवाई करने की मांग की। बता दें कि कॉलेज के ही कर्मचारी ने ही शिवलिंग को खंडित कर दिया था। कॉलेज प्रशासन ने बताया कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। हालांकि प्रिंसिपल ने कर्मचारी को हटाने और शिवलिंग को पुनः विधिवत रूप से स्थापित कर मंदिर का निर्माण कराने का आश्वासन दिया है। अभी तत्काल में जानकारी मिली कि यहाँ का कोई स्थानीय स्टाफ है, उसके द्वारा इस शिवलिंग को तहस नहस करने का प्रयास किया गया। कुछ टुकड़े, कुछ अवशेष इधर उधर फेंके हैं आसपास। प्रिंसिपल सर के पास गए। प्रिंसिपल सर से जब इस विषय में हम लोगों ने जानकारी मांगी तो उनका जो जवाब था बहुत ढूलमूल था, इसलिए हमारे साथियों ने बहुत विरोध किया इस संबंध में। चार्ज जी सहमत हैं, बोले कि गलत हुआ है और इनके संज्ञान में युवा मोर्चा और बाकी लोग अपने हैं, इनके द्वारा संज्ञान में डाला गया है और तत्काल प्रभाव से नए मंदिर की स्थापना करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने मेरे संज्ञान में लाया कि यहाँ पर जो शिवलिंग रखा था, एक विशिष्ट व्यक्ति ने उसको तोड़ा था। अब मैंने इनसे कहा है कि वो पूरी सम्मान तरीके से उसका नया मंदिर के रूप में निर्माण कराया जाएगा। उसकी और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि बीजेपी बस कुछ ही देर में अपना घोषणा पत्र जारी करेगी, जिससे IBC 24 पर सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।